नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारिक और आप देख रहे हैं नेताजी नॉन पॉलिटिकल। जवाहर सिंह जी बेढ़म का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बेढ़म साहब, आपके राजनीतिक सफ़र का जब आगाज़ होता है तो शुरुआत वही ज़मीन से है। पहले पंचायत, फिर ज़िला परिषद, संगठन में भी इसी तरह से आप लगातार बढ़ते रहे। लेकिन एक वकील का राजनीति में आना क्या एक संयोग था या इसके पीछे कोई प्रेरणा रही होगी? देखिए अश्विनी जी, मैं आपको पूरा शुरुआत करूं तो चूंकि मेरे परिवार में मेरे ग्रैंडफादर रिटायर्ड फौजी थे। उसके बाद राजस्थान की पुलिस में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वो न्याय पंचायत के चेयरमैन रहे जी। उनके बड़े भाई आदरणीय स्वर्गीय किशन सिंह जी और मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय धनमत सिंह जी जिनका नाम था, उनके बड़े भाई ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। परिवार में था पहले से? परिवार में राजनीतिक क्षेत्र में या यूं कहें समाज सेवा का एक पहले से ही भाव था। और मैं अपने आप के बारे में यदि कहूं तो पता नहीं क्यों शुरू से ही जब मैं मेरे दादाजी के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में जाने लगा जी, तो एक मन में भाव था कि यार एक दिन विधानसभा में पहुंचना है। तो चूंकि मेरे परिवार में मेरे ग्रैंडफादर रिटायर्ड फौजी थे। उसके बाद राजस्थान की पुलिस में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वो न्याय पंचायत के चेयरमैन रहे जी। उनके बड़े भाई आदरणीय स्वर्गीय किशन सिंह जी और मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय धनमत सिंह जी जिनका नाम था, उनके बड़े भाई ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। परिवार में था पहले से? परिवार में राजनीतिक क्षेत्र में या यूं कहें समाज सेवा का एक पहले से ही भाव था। और मैं अपने आप के बारे में यदि कहूं तो पता नहीं क्यों शुरू से ही जब मैं मेरे दादाजी के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में जाने लगा जी, तो एक मन में भाव था कि यार एक दिन विधानसभा में पहुंचना है। तो मेरे रिश्ते में फूफा जी लगते थे मान सिंह जी धाबाई। वो निर्दलीय डीग विधानसभा से चुनाव लड़े। उनका चुनाव चिन्ह उस समय छाता था जी। चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए। लेकिन लोगों का आना जाना, ये मन के यार ये विधायक क्या होता है, ये वो जज्बा हवा और मिली अपने विचारों मिली, यार हमको चुनाव लड़ना है। स्वर्गीय राजा मान सिंह जी उस चुनाव को जीते थे 1977 में। और आप देखिए 1980 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ जी, तो मुझे अब तक ध्यान है, मोटी खद्दड़ के हमारे पास कुर्ता और वो नीचे पटाखा अंडरवियर पहनते थे। उस समय कहाँ पाजामा था, मोटा कुर्ता खादी का बनाते थे, धारी वाला पटाखा जो अंडरवियर था वो पहन के घूमते थे गाँव में। तो स्वर्गीय राजेश पायलट साहब 1980 का चुनाव लड़े। तो पड़ोस के जो गांव हैं उन गांवों में मैं ये बबूल का जो कांटा होता है, सूर इतना बड़ा, मेरे कुर्ते पे जगह जगह वो लगा के बिल्ले आते थे पहले कागज के,
एक स्टील का आता था और कुछ कागज़ के आते थे। स्टील वाले में पेन आती है, हाँ, कागज़ वाले को आपको लगाना कागज़ वाले में उसको मैं लगा कर पैदल ही 2 गाँवों में गया था। परिवार में कांग्रेस रहा, लेकिन आपके जहन में भारतीय जनता पार्टी आती रही। युवा मोर्चा से जुड़े, धीरे धीरे कद बढ़ता गया, हैसियत बढ़ती गई और भारतीय जनता पार्टी में आपकी जड़ें और गहरी होती रही। क्या वजह रही परिवार से अलग विचारधारा का चुनाव? पंचायत राज का एक नया संशोधन आया जी। पहले तो सरपंच चुना जाता था, वार्ड मेंबर चुने जाते थे, उन्हीं में से प्रधान और जिला प्रमुख का मतदान किया करते थे। ये 73वां 74वां संविधान संशोधन आया और इसमें जब पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद मेंबर और इसकी आई तो 1995 में चुनाव होना था जनवरी में, और 94 में मेरी लॉ कंप्लीट हुई थी। 94 में लॉ कंप्लीट करके मैंने कोर्ट ज्वाइन किया था। जी। कोर्ट ज्वाइन करते ही ये चुनाव आ गया तो मन में आ गया कि चुनाव लड़ेंगे। मुकदमे पंचायत हाँ, मुकदमे आए। मुकदमे में ऐसी ड्रेस में, हमारे एक नाथूलाल जी चंपावत ACGM हुआ करते थे, उनके वहाँ पहला वकालतनामा लेकर के गया। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को यूँ देखा, पहले तो डाइस पे ऊंची पे वो बैठे थे, मैं नीचे खड़ा था, मेरे सीनियर भी मेरे साथ थे। ड्रेस कोड नहीं था? ड्रेस कोड नहीं था। तो उन्होंने कहा क्या करते हो? मैंने कहा साहब वकालत करता हूँ। तो ये कोई वकालत की ड्रेस है क्या? तो मेरे मुंह में से अनायास यूँ निकला, मैंने कहा साहब महात्मा गांधी जी तो लंदन तक बैरिस्टरी लंगोटी और लाठी में कराए। मैंने कहा वो तो वैसे ही, जबकि वो ड्रेस कोड में जाते होंगे वहाँ जी। तो वो हंस के उन्होंने कहा कितनी फीस मिली है? तो मैंने कहा साहब 350 रुपये मिले। तो मैं ठीक है, मेरे से बहुत प्यार करने लगे बाद में। तो पंचायत समिति का चुनाव लड़ने का मैंने मन बना लिया। चुनाव लड़ा, गांव की पंचायत हुई। पंचायत होने के बाद ये तय किया कि भाई जवाहर को चुनाव लड़ाएंगे। लोगों का प्यार, आशीर्वाद, बीच में छोटे मोटे व्यवधान भी आए, लेकिन वो सफलता मिली और मैं उस चुनाव को जीत गया। आपके नाम की कहानी पर आते हैं। सरनेम गांव का लगता है, देश के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से आपका नाम है, तो क्या सोच रही होगी आपने बेडम सरनेम का चुनाव किया? कोई सोच रखे या फिर ऐसे ही अचानक नाम रहा? मुझे ध्यान है, मैं युवक कांग्रेस का जिला महामंत्री था। ये बात रही होगी कोई 92-93 की। तो हमारी एक बैठक चल रही थी वहाँ मथुरा गेट के कार्यालय पर। जी। उसके बाद मेरा भरतपुर जाना आना हो गया, पर मन भी लग जाता था बाद में। तो वहाँ ऐसे ही गांव के नाम से किसी ने मुझे पुकारा, वो परिचित था पुराना। तो उस दिन क्लिक किया मेरे दिमाग में कि अब मेरे गांव के नाम के पीछे मुझे गांव का नाम लगा देना चाहिए। तो उसी दिन से मैंने जवाहर सिंह बेडम लिखना शुरू कर दिया। और बेडम मैंने गांव का नाम था, इसलिए मैंने उसको खुद ने सेट कर दिया। शुरुआती दौर की बात करते हैं। एक पशुपालक परिवार से रहे, आपने भी काफ़ी संघर्ष किया ज़मीन पर, खेतीबाड़ी भी आपने की, पिता आपके खेतीबाड़ी कर रहे थे, लेकिन क्या वो दादा का दबाव रहा कि आप LLB की डिग्री तक पहुँचे, या जहन में वो था कि मुझे अपना मकसद पूरा करना है, इसके लिए तालीम हासिल करनी है और खेत की तरफ रुख नहीं करना? देखिए, दादाजी का तो हमेशा ये रहता था कि हम पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। उनका था तालीम लेकर के आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। कृषक परिवार है, आज भी घर में खेती होती है। मैंने खुद ने ट्रैक्टर चलाया है। मैं 15-15, 16-16 घंटे ट्रैक्टर चला करके खेती बाड़ी करता था, अपनी स्वयं की ज़मीन भी और भाड़े पर भी जो ज़मीन, क्योंकि ट्रैक्टर बहुत कम हुआ करते थे पड़ोसी की ज़मीन जोतना गांव की। तो मैंने 16-16, 17-17 घंटे ट्रैक्टर खुद ने चलाया। और खेतीबाड़ी के जो काम होते हैं, इंजन चलाना, दूसरी चीज़ें, खाद बुनना, सारी चीज़ें की हैं मैंने। चारा अपने सिर पे भी मैं लाया हूँ। लेकिन पढ़ाई की ओर भी मेरा रुख रहा, पढ़ता रहा, चलते रहे। और ये
जो मेरा सोच था उसकी ओर में धीरे धीरे आगे बढ़ा। मकसद से टले नहीं हुआ, काम फिर करते मैं रहे। 1995 में जब पंचायत समिति मेंबर बना और समझ को परिपक्व किया तो ये लगा कि देश में जो राजनीतिक दल हैं उनमें कांग्रेस गुलामी की मानसिकता की पार्टी है, और मैंने इसको तिलांजलि दे करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। युवा मोर्चा से युवा मोर्चा मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद पहली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे की कार्य समिति में रखा, और जब आदरणीय भजन लाल जी जो अब मुख्यमंत्री हैं वो युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष बने, तो मुझे उनकी टीम में जिले का उपाध्यक्ष बनाया गया। मैं उपाध्यक्ष था, ये जोड़ी तब से थे, तब से अब तक। आपने राजनीतिक सफ़र को देखें तो उस सफ़र से परे आपके निजी जीवन में दो ऐसे आंदोलन हैं जिनका जिक्र होता है, और आज वो दोनों कामयाबी की इबारत लिख रहे हैं। चाहे डीग को जिला बनाने की बात हो, आप शुरुआत से उसमें जुड़े रहे, चाहे गुर्जर समाज को आरक्षण दिलाने की संघर्ष करने की बात रही, आप उसमें जुड़े रहे। दोनों प्रेरणा क्या उसी पर टिकी हुई थी? दोनों में क्योंकि आपकी गंभीरता के साथ आप पूरे जुड़ाव के साथ रहे। देखिए 1995 में मैं जब पंचायत समिति का सदस्य बना तो 96-97 में ऐसे ही बैठे बैठे एक बात दिमाग में आई, क्योंकि कई जिले बनाने के लिए लोग मांग कर रहे थे, अखबारों में खबरें। अब तो जिलावाइज अखबार हो गया, पहले अखबार राजधानी से ही यहाँ से जाता था, सब जगह खबरें जाती थी। तो मुझे ध्यान नहीं है, मैंने कहीं की एक खबर पढ़ी कि वहाँ के लोगों ने जिला बनाने की मांग की, शायद वो ब्यावर के लोग थे या कहाँ। तो हम पंचायत समिति में बैठे थे, तो हमने सबने, कई लोग और थे, मैंने कहा यार डीग को जिला बनाने की मांग हमको रखनी चाहिए। तो हमने एक जिला बनाओ डीग जिला स्थापना संघर्ष समिति, ये हमने एक बनाई जी, और हमने हाथ से ही नक्शा बनाया। उस समय हमने कहा डीग, नगर, कामा, पहाड़ी और कठुमर, इसको बना करके डीग को जिला बनाया जाना चाहिए, और वो परिणति हुई, डीग जिला बना। फिर भी उस पर संकट के बादल थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूँगा, हमने जब आग्रह किया कि डीग जिला बनाने की मांग हमारी थी और आपका आशीर्वाद रहेगा तो सपना पूरा होगा, तो उन्होंने डीग जिले को नियमित यथावत रखा, मापदंड भी पूरे करता है। आपको गुर्जर आंदोलन के दौरान ये भय नहीं रहा कि मुझे राजनीति में जाना है, अगर मैं आंदोलन करूंगा मुकदमेबाजी होगी या समाज की छाप हो जाएगी? कभी ये जहन में आया, या फिर तब क्या रहा होगा, क्या सोच रही, क्योंकि आप उस विचार की उत्पत्ति से लेके परिणति तक लगातार जुड़े रहे? देखिए, अब मैं कैमरे के सामने हूँ, ये शुरुआत जब हुई तो एक पत्र था समाज कल्याण विभाग का जी, वो पत्र गया था कहीं जिला कलेक्टरों को कि गुर्जरों की आर्थिक एसटी में शामिल करने की मांग विषय था, और गुर्जरों की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति का सर्वेक्षण करके हमको भिजवाया। इस पत्र की कॉपी को लेकर के डॉक्टर विक्रम सिंह, हरी सिंह जी महुआ साहब उस समय मुख्य सचेतक हुआ करते थे जी, उनको वहाँ लेकर के आए। तो हम उस दिन किसी काम के लिए हरी सिंह जी महुआ साहब के यहाँ आए हुए थे, तो उनसे जब हम जाते थे तो कहते थे आओ भाई बीजेपी वालों आओ बताओ। तो चूँकि सरकार किसी की भी हो, कोई भी दल जा सकता है, तो उन्होंने उस पत्र को पढ़ा। चूँकि डॉक्टर विक्रम सिंह भरतपुर में पढ़े थे, पहले से जानते थे, और तो उन्होंने पत्र को पढ़ा तो कहा कि यार ये तो चीज़ जो चल रही है तो इसको संभालना चाहिए जी। और उस दिन के बाद एक योजना बनी कि हमको जन जागरण अभियान पर चलना चाहिए, और उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। बिना आगे पीछे की सोचे समझे निकल पड़े।
तो डीग में एक आदिबद्री स्थान है, हमारे ब्रिज का प्रमुख स्थान, वहाँ एक कार्यक्रम था। उसमें हम और विक्रम सिंह, केदार सिंह जी और निर्भय पहलवान जी आज इस दुनिया में नहीं है, वो भी थे। हम लोग वहाँ गए थे और हमने कहा कि यार वो लेटर है, उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। तो पत्रकार बंधुओं से, चूँकि स्टूडेंट लाइफ से ही हमारा था, हमने बुलाया, डीग मिडवे पे बात की। तो हेडिंग छपा था कि गुर्जरों ने की एससी में शामिल करने की मांग। एसटी एससी प्रिंटिंग एरर रहा। उसके वो जो अखबार में खबर छपी, उसको पढ़ करके लोग, मैं कौतूहल बस चर्चा का विषय बना। माननीय कर्नल साहब उस समय समाज सुधार की पंचायतें गांवों में करते थे। मेरे को स्वर्गीय हरि सिंह जी महुआ साहब ने एक दिन कहा, यार आप लोग इस विषय को लेके कर्नल करोड़ी सिंह बैचलर साहब से बात करो, मेरे वो क्लास के साथी भी हैं और वो चलाते हैं, वो इसमें जोड़ो ऐसे लोगों को। हमारे पास कोई साधन नहीं थे उस समय। फिर मैं एक दिन भरतपुर बैठा था, तो इनके एक क्लास के साथी स्वर्गीय चंदन सिंह जी, उनका चंदन गार्डन के नाम से वहाँ मेरे जाऊँ, उन्होंने कहा यार इसमें कर्नल साहब वहाँ फौजियों को लेकर के काफ़ी समाज सुधार कर रहे हैं, तो उनको आप जोड़िए। तो मैं भरतपुर से टेलीफोन से बात की। इनका नंबर था उस समय 235060, शायद ये मतलब फ्रिक्वेंट बात रही कि वो नंबर आज भी वो ध्यान है। इनका वो नंबर था और वहाँ का कोड नंबर इसका करौली का तभी लगा था। तो चंदन सिंह जी ने मुझे वो नंबर दिया और वहीं से चंदन सिंह जी के फ़ोन से इनसे बात की। और तब से लगातार आप संपर्क में रहे। हाँ। और फिर आगे तक जुड़े रहे। बात करके उन्होंने कहा एक जवाहर आ रहा है, ये एक विषय पे बात करेंगे। मैं बस में बैठा भरतपुर से महुआ एसटीडी से मैंने फ़ोन किया, तो कर्नल साहब ने कहा कि तू आजा, इतनी देर में बस आएगी, मैं तुझे वहाँ से बस स्टैंड से ले लूँगा। मैं हिंडौन उतरा और हिंडौन में इनके पास एक जीप थी, उसमें नेकर और टी शर्ट और जीप लेकर के कर्नल साहब, पहचानता था ही मैं, बैठ गया और घर ले गए कि कैसे आओ बता। तो मैंने उनको वो विषय बताया। तो उन्होंने उस समय बुलाया, एक उनके पीछे विजेंद्र कंचन रहते थे जी, उसको बुलाया, एक कैप्टन हरप्रसाद जी को बुलाया और एक साहब सिंह अध्यापक थे, उनको बुलाया। टेलीफोन थे, कुछ मैसेज करके, और कहा कि भाई ये मेवाती गुजर, कहा मेरे को मेवाती गुजर आया है, एक वो कागज़ लेके इसको देखो और इसमें क्या कर सकते हैं। तो उस दिन एक चर्चा हुई और मैं एक विषय छोड़ करके, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, आप दोनों श्रीनाथ जी के भक्त, गोवर्धन जी के भक्त, पहनावा एक जैसा, अंग वस्त्र दोनों के लिए लगातार जरूरी होता है। ये साथ कैसा रहा? खट्टे मीठे तजुर्बे रहे या सारे मीठे मीठे रहे? आज भी अभी मेरा सौभाग्य, अपने मंत्रालय का पूरा जिम्मा आपको दे रखा है उन्होंने। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं युवा मोर्चे में उनका उपाध्यक्ष था, जब वो पार्टी के अध्यक्ष बने तब भी मैं उनका उपाध्यक्ष था, और आज वो प्रदेश के गृह मंत्री हैं तो मैं उनका गृह राज्य मंत्री, मुख्यमंत्री के साथ साथ वो गृह मंत्री भी हैं। जी बिल्कुल। तो मैं उनका गृह राज्य मंत्री हूँ। तो मुझे ये अकेले में जब होता हूँ, जो निश्चित रूप से मुझे होता है कि एक व्यक्ति है जो मेरे पे दृढ़ और अंधा विश्वास भी करता है, तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूँ। ये गैर राजनीतिक सफ़र के वो पहलू थे जिनमें से कई बातें उम्मीद करते हैं कि आज आपको भी पहली मर्तबा सुनने को मिली होगी। चर्चा का कभी नया मोड़ होगा, नया मुकाम होगा, तो बेगम साहब फिर इस कैमरे के सामने होंगे, हमारे बचे हुए सवाल होंगे। मियाद समय की इतनी ही है, फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ETV भारत।